Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by on Sir Physics. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 7, and the name of the chapter is the alternating current. In this YouTube channel, there are already some chapters are uploaded, and you can see and watch the videos related to that chapters. And we have uploaded the chapter number 4, the magnetic effects of electric current, chapter number 5, the magnetism and matter, and chapter number 6, the magnetic induction. तो हम ये सारे चैप्टर्स, तीनों चैप्टर्स अपलोडेड कर चुके हैं. यदि आप लोग देखना चाहते हैं कोई भी लेक्चर वीडियो, तो आप लोगों को जस्ट गो टू यूट्यूब सर्च बॉक्स, राइट द नेम ऑफ द चैप्टर बाय रोहन सर फिजिक्स, एंड यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट द वीडियोज रिलेटेड टू दैट चैप्टर्स, एंड यू विल बी इजीली वॉच द वीडियोज़. ओके, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली काफ़ी लंबे समय बाद स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में काफ़ी गैप हो गया. एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है. तो अब रेगुलरली आप लोगों को लेक्चर वीडियोज़ मिलते रहेंगे. एंड चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है. देखिए, सबसे पहले हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अंदर. फिर ये समझना है कि एवरेज करंट क्या होता है. फिर ये समझना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है. फिर हमें ये समझना है कि हम किसी भी एक ऐसी सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टर हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराएं तो किस तरीके की प्रोसेस सिचुएशन होने वाली है. या फिर ऐसी सर्किट ले लें जिसके अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो, उसको यदि अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा, है ना. और यदि हमारे पास एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसी भी इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है, रेसिस्टर में कितनी हो सकती है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है, एवरेज पावर कितना होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. क्यू फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस ऑफ क्यू फैक्टर क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती है. तो ये सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. और दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द सीबीएसई एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेडबलई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट. तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे और केवल ये समझेंगे कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में बेसिक डिफरेंस क्या है और एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि डायरेक्ट करंट के बारे में यदि हम बात करें तो डायरेक्ट करंट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ते आ रहे हैं. द करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, किसी भी बैटरी से जो करंट प्रोवाइड होता है वो डायरेक्ट करंट होता है. बेसिकली उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक्सिस लिया, दैट इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस. यहाँ पर हमने टाइम लिया और यहाँ पर करंट लिया. तो हमने देखते हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो इस तरीके से होता है कि एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, at every instant of time, the value and the direction of the current is same. जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगी फ्लो होने की वो सारी सेम होने वाली हैं डायरेक्ट करंट के लिए एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा नहीं होता है. देखिए, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ा एसी जनरेटर. एसी जनरेटर क्या था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल यदि आप रख रहे हो तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता था, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता था. और वो जो करंट इंड्यूस्ड जनरेट होता था उसके अंदर उसका कुछ बिहेवियर होता था. वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता था, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. तो हमने उसको बोला दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट. और जो आप लोग देखते हो कि आपके घरों में जो भी लाइट आ रही है और वो लाइट जिस करंट की वजह से आ रही है वो करंट कैसा है, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट है. उस अल्टरनेटिंग करंट को हमें समझना है. वो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपको जनरली समझने के लिए मिलता है कि आपके घरों में जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, दैट इज द 50 हर्ट्ज. इसको हम डिस्कस करेंगे 50 हर्ट्ज को, इसका मतलब क्या होता है. लेकिन पहले अल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंस समझ लें कि डायरेक्ट करंट से किस तरीके से अलग हो सकता है. तो वो जो करंट प्रोड्यूस हुआ था उस एसी जनरेटर से, वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपने आप की डायरेक्शन को चेंज कर रहा था. यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ द ग्राफ फॉर दैट करंट,
जो जनरेट हुआ था उस उस एसी जनरेटर के अंदर, तो इस तरीके से था, इस तरीके से। दिस इज द एक्सिस ऑफ टाइम एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ करंट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 0 से स्टार्ट हुई करंट की वैल्यू, मैक्सिमम हुई इस पॉइंट पर, फिर 0 हो गई, फिर से मैक्सिमम हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, फिर से 0 हो गई, फिर से मैक्सिमम हो गई, फिर से 0 हो गई, फिर से मैक्सिमम हो गई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो कंप्लीट 1 साइकिल की बात करोगे तो यहाँ हो गया, दिस इज द फर्स्ट कंप्लीट साइकिल। एंड यहाँ तक बात करोगे तो दिस इज दी हाफ साइकिल। आप देख रहे हो इस हाफ साइकिल में एक मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू किसी दूसरी डायरेक्शन में है, ये दूसरी डायरेक्शन में है। द डायरेक्शंस आर अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता था उस करंट का, जो प्रोड्यूस होता था एसी जनरेटर के थ्रू, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। और हमें पता है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ग्राफ है ये, साइन ग्राफ। तो यदि यहाँ से हम उस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा था और इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होता है उसकी बात करें तो क्या फॉर्म होने वाली है, दैट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कहाँ से आया, क्योंकि मुझे पता है दिस इज द साइन कर्व मीन्स साइन थीटा, और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, उस जिस वेलोसिटी से वो कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही थी, दैट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ से उस थीटा की जगह पर साइन ओमेगा टी आ गया था। अब वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी उसकी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी, तो हम यदि यहाँ से करंट निकालना चाहें तो वो आएगा E बाई आर, और यहाँ से E की वैल्यू रखोगे दैट E0 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 I0 साइन ओमेगा टी। सो दिस इज दी EMF एंड दिस इज दी अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म हो जाएगा, और इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को। यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज हो जाती है, और मैग्नीट्यूड उसका हर एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। बट इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट ऐसा कुछ नहीं है, एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डायरेक्ट करंट के लिए, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए चेंज होती रहती है। तो दिस इज द फॉर्म्स फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दैट इज द इंड्यूस्ड करंट बोलो, या फिर इसको बोल सकते हो आप अल्टरनेटिंग करंट। उस एसी जनरेटर से प्रोड्यूस हुआ है जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था। अब देखिए यहाँ से कुछ स्मॉल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ये वैल्यू लिखी हुई है I। इस I की वैल्यू को आप बोलोगे दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये लिखा हुआ I0। इस I0 की वैल्यू कितनी है, दैट इज E0 डिवाइड बाई आर। इस I0 को हम बोलते हैं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द पीक वैल्यू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी एक हाफ साइकिल के अंदर उस करंट की, उस वैल्यू को हम बोलेंगे दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड फॉर दैट करंट। ओके, एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, और एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई द टाइम, एंड दैट इज द थीटा डिवाइड बाई टी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंड अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम टाइम पीरियड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर, कि एक फुल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, द टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। मीन्स जैसे कि एसी जनरेटर के अंदर हमने देखा रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो रोटेट कर रही है। अब मान लो स्टार्टिंग में वो इस पोजीशन के अंदर है, उसको कंप्लीट साइकिल फुल साइकिल कंप्लीट करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। मीन्स इस पोजीशन में है,
रोटेट किया और रोटेट करने के बाद ये वाला पोर्शन फिर से उसी पॉइंट पे आ जाए, तो दैट इज़ दी फुल साइकिल। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इसको पूरा घूमने के बाद और फिर से ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाए, दैट इज़ द फुल साइकिल। तो इस फुल साइकिल को कंप्लीट करने में इस रेक्टेंगुलर कॉइल को कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। तो टाइम पीरियड निकालोगे, इट विल बी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द ओमेगा। सो हियर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ रहे हो रेक्टेंगुलर कॉइल पूरा कंप्लीट फुल साइकिल किया उसने, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री का मतलब होता है दैट इज 2 into पाई। तो हमने इसको यहाँ से लिख दिया द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 पाई एंड दैट इज डिवाइड बाई ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट फुल साइकिल फॉर दैट रेक्टेंगुलर कॉइल, इट मीन्स फॉर दैट अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से हो गया T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी, एंड एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 over टाइम पीरियड, 1 over टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने फुल साइकिल्स बने, एक सेकंड में कितने फुल साइकिल्स कंप्लीट किए गए, दैट नंबर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मीन्स कि पर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ फुल साइकिल्स बनने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ से निकालोगे आप लोग 1/t, और t का जो हमारे पास एक्सप्रेशन था दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। तो सो दैट इज दी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि कंप्लीट एक फुल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1 सेकंड के अंदर कितने फुल साइकिल कंप्लीट हुए, that is the frequency, and the expression for these are for time period that is the 2 pi by omega, and for the frequency is omega divided by 2 pi। अब हम यहाँ से एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है ना, पहले इसको समझते हैं। इस 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर टोटल जो फुल साइकिल्स कंप्लीट किए गए उनका नंबर 50 है। 1 सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल्स फुल साइकिल्स कंप्लीट किए गए, दैट इज 50। अब यहाँ देखिए कि इस तरीके के जो फुल साइकिल्स होंगे एक सेकंड में ऐसे 50 कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब 1 साइकिल के अंदर जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो करंट होती है वो कितनी बार है, एक साइकिल के अंदर कितनी बार है, इन 1 साइकिल इट विल बी 2 टाइम्स। कितनी बार है, 2 टाइम। एंड जो डायरेक्शन है वो भी 2 टाइम्स चेंज हो रही है। देखो यहाँ से दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, ये फर्स्ट डायरेक्शन, एंड दिस इज द सेकंड डायरेक्शन। तो 2 डायरेक्शंस में गया। जो हमारा यहाँ पर करंट होगा वो 1 फुल साइकिल के अंदर 2 टाइम्स तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, एंड 2 टाइम्स ही वहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ से 0 से देखो इस डायरेक्शन में ये होगी फर्स्ट डायरेक्शन, ये हो गई सेकंड डायरेक्शन, 2 डायरेक्शंस आ गई। तो इस तरीके से यदि हमारे पास 50 साइकिल्स होंगे तो 100 बार तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, 100 बार वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और 100 बार ही उसकी वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। एंड 100 ही क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज, 100 बार उसने डायरेक्शन को चेंज किया। यही बात समझ में, 100 बार उसने डायरेक्शन चेंज किया। देखो दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, ये फर्स्ट डायरेक्शन हो गया, एंड दिस इज द सेकंड डायरेक्शन। तो इस तरीके से 100 बार उसने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड किया, और 100 बार ही यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्शन बनने वाली है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब कि वो 100 बार यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा।
और देखिए 100 बार मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर यदि मान लो आप बल्ब की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की बात करो, तो 100 बार वो ऑफ हुआ और 100 बार ही वो ऑन हुआ है 1 सेकंड के अंदर। एंड यू कैन इमेजिन दैट दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हो गई। 1 सेकंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट 100 बार ऑन हो और 100 बार ऑफ हो जाए, इट मीन्स दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। सो वी कैन नॉट सी इट बाई आवर नेकेड आइज, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। कैसे देखे हुए? 1 सेकंड के अंदर 100 बार कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, पता लगा सकते हो कि उसने अपनी पोजीशन को चेंज भी किया है। तो उसी तरीके से आप पता लगा सकते हो कि 100 बार उसने अपने आप को ऑन ऑफ किया होगा, नहीं पता लगा सकते। सो हम जानते हैं हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है एंड दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। सो वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट वॉच, वी कैन नॉट सी बाय अवर नेकेड आईज। क्लियर है? एंड यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट, जिसका बिहेवियर ये है एंड डायरेक्ट करंट का बिहेवियर ये है। ओके फाइन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मूव करते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट पर। ठीक है, तो देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, यहाँ से जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के रखिए जिससे कि आपको राइट डाउन करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए अब हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एवरेज वैल्यू के बारे में आप लोग जानते हो, ये मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हो? सभी का सम करते हो और जितनी क्वांटिटीज होती हैं नंबर से डिवाइड कर देते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से पढ़ना है हमें एवरेज करंट। ठीक है, देखिए पहले फुल साइकिल के बारे में समझते हैं। अभी हमने देखा था ना बिहेवियर, दिस इज द कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर करंट की वैल्यू हो गई, ये हो गया टाइम। यहाँ से देख रहे हो इस हाफ साइकिल के अंदर एक बार वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, इस हाफ साइकिल में भी एक बार वैल्यू आ रही है मैक्सिमम। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग खुद सोच करके देखिए, जो बिहेवियर इस हाफ साइकिल में हो रहा है, जो जो वैल्यू जिसकी आएंगी, करंट का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा वो सेम मैग्नीट्यूड इसमें भी आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स कैंसल आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर फुल साइकिल एवरेज करंट जीरो। एवरेज करंट की जीरो वैल्यू निकालोगे, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालोगे फॉर फुल हाफ साइकिल, कितनी आएगी? जीरो आएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए इसका मतलब हमें हाफ साइकिल के लिए निकालना पड़ेगा। तो हाफ साइकिल के लिए किस तरीके से निकालेंगे, कितनी होगी वैल्यू, वो हमें यहाँ से देखनी है। पहले एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं उसको समझते हैं। देखिए यदि मैं आपसे बात करूँ द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इट मीन्स कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम हमने लिया और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट कितना होगा। और इस करंट की वैल्यू को हम बोलते हैं दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? अब यदि मैं यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालूँ तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा? दैट इज क्यू बाई टी, मीन्स द टोटल चार्ज डिवाइड बाई द टोटल टाइम इन दैट सर्किट, है ना। कि उस सर्किट के अंदर टोटल चार्ज कितना है, उस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, डिवाइड बाय द टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से यदि मैं यहाँ से डी क्यू वैल्यू निकालूँ तो ये होगा आई इंटू डी टी। और यदि मैं टोटल चार्ज निकालूँ, यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालूँ, देन वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूँ इसको तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और लेकिन यहाँ से मैंने अभी इस आई को बाहर निकाला, जो कि नहीं निकालना चाहिए। क्यों निकालना नहीं चाहिए? क्योंकि करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट की जो वैल्यू दे रखी होगी वो हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखी होगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल 3t² प्लस 5t प्लस 2 इस तरीके से दे रखी होगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते उस करंट की वैल्यू को, क्योंकि करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है टाइम पर। तो यहाँ से हमें उस तरीके से अंदर ही लिखना पड़ेगा करंट को, बाहर नहीं ले सकते उसको। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस चार्ज, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो यहाँ से ये हो गया। इस इक्वेशन के अंदर हम क्यू की वैल्यू रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। अब ये कैपिटल टाइम है,
स्मॉल टी टाइम है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, दैट इज डी टी। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट करंट। तो कोई भी हमें न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा हो, आई की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ से हम इस तरीके से एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ से करंट की वैल्यू दे रखी है I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ से ऐसा नहीं करना है कि हमें t की वैल्यू 2 रख दें और सीधा सीधा कर दें तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, I एवरेज इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, ये हो गया 12 प्लस 10 प्लस 2 दैट इज़ 22, दैट इज़ द 34 एम्पियर। तो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, ये गलत है, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए इफ़ दैट वैल्यू ऑफ करंट इज डिपेंड अपॉन टाइम, तो केवल करंट के लिए नहीं, कोई भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पे डिपेंड करेगी, यदि उसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि जो भी क्वांटिटी है केवल वहाँ पर इसको रखो, कुछ भी निकाल रहे हो, पावर निकाल रहे हो रखो, यदि टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड निकालना है इन टर्म्स ऑफ एवरेज, तो आप लोगों को ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को यूज करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, I इज इक्वल टू आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये होगा 3t स्क्वायर का हो जाएगा 9t प्लस 5t का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 0, नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने इसका। देखिए 3 2t यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3। आफ्टर देन यहाँ से लिमिट रख दोगे 0 से 2 प्लस ये हो जाएगा 5t 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लिमिट रख दोगे 0 से 2, क्योंकि हमें एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, और 2 का करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी, क्लियर। और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है ही, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करोगे तो वो केवल टी निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड तक। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग सीधा सीधा कर दोगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ से 3t क्यूब डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई लिमिट 0 से 2, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट 0 से 2 प्लस 2t लिमिट 0 से 2, और जब यहाँ पर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 2, क्लियर है। आफ्टर देन 0 रखोगे तो वो तो 0 होगा ही, तो उसे हम रखेंगे ही नहीं, सीधा करेंगे। 2 रखो यहाँ से t की जगह पर, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई t की जगह पर 2 रखा तो ये हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8 डिवाइड बाई 3 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। आफ्टर देन इट विल बी 2 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 2, ओके। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये कंप्लीट आ गया। यहाँ से 8 प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 18 प्लस 4 दैट इज 22 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11। तो यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ दैट करंट विल बी 11 एम्पियर। तो इस तरीके से आप लोग एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यदि आप लोगों को दे रखी है वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो एवरेज वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कि किसी भी फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो किस तरीके से निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट। फुल साइकिल के लिए तो वो 0 होती है, अभी हमने समझ लिया।
तो जो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए होगी वो कितनी होगी, उसको अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखिए अभी हमने देखा द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, and as we know that the value of alternating current is equal to I naught sin omega t, consider it as equation number 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर में पुट करिएगा 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाई द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आफ्टर देन आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट यहाँ से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आफ्टर दैन दिस विल बी आई नॉट। अब यहाँ से हम लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखें। अब हमें पता है कि हम आई वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहे हैं और यहाँ पर वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। मीन्स हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल जो टाइम होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। और हमें पता है कि टोटल कंप्लीट जो साइकिल बनता है वो बनता है 0 से लेकर के कैपिटल टी, दैट इज़ द टाइम पीरियड। लेकिन हम यहाँ निकाल रहे हैं फॉर हाफ साइकिल, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 होती है एवरेज वैल्यू, वो हम देख चुके हैं। तो यहाँ से हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो हाफ साइकिल होता है टाइम 0 से लेकर के t/2, दैट इज़ द कैपिटल टी, एंड दैट कैपिटल टी मीन्स द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता था कि टोटल कंप्लीट साइकिल को करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड। अब हमें कितना करना है, हाफ साइकिल कंप्लीट करना है, तो दैट इज दी t/2। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर के t हाफ, एंड दैट इज साइन ओमेगा t डिवाइड मल्टीप्लाई बाई डी टी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 से t हाफ। क्लियर। आफ्टर देन दिस विल बी आई नॉट। यहाँ से साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे, एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, एंड इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 से t हाफ। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, दैट इज t, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t हाफ। And as we know that the value of omega is equal to 2 pi divided by t, कितनी होती है, that is 2 pi divided by t, ओमेगा की वैल्यू होती है। This is equal to I naught, and यहाँ से माइनस को आप लोग बाहर ले सकते हो, माइनस को बाहर ले सकते हो, तो माइनस बाहर लिया, और ओमेगा को भी बाहर ले सकते हो, लेकिन ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से सीधा सीधा, दैट विल बी 2 पाई डिवाइड बाई टी, और टी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, एंड इट विल बी कॉस, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से टी हाफ, और यहाँ रखोगे तो टी हाफ माइनस 0, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट t divided by 2 pi, and this will be upper limit minus lower limit cos 2 pi by t multiply by t by 2 minus cos 0 and divide by t half. It will be minus I naught t divided by 2 pi multiply by कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस विल बी कॉस पाई। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस पाई। देखिए कॉस पाई मीन्स कॉस 180, एंड वी कैन राइट कॉस 90 प्लस 90, एंड दिस इज 90 क्रॉस 1, दिस इज द ऑड नंबर, सो कॉस विल बी चेंज इनटू साइन, एंड इट विल बी साइन 90. But this is 90 plus 90, it means this is the second quadrant, and in the second quadrant the cos will be negative. So
here will be minus sin 90 and value of sin 90 is 1, so there will be minus 1. So यहाँ से हो जाएगा cos pi की वैल्यू that is minus 1. तो this is minus 1 and the value of cos 0 is also 1, so this will be minus 1 and divide by t by 2 और t by 2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, it will be in upper side. तो यहाँ से जो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई t. 2 से 2 को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, t से t को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस आई नॉट माइनस 2 डिवाइड बाई पाई एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2 डिवाइड बाई पाई इंटू आई नॉट. तो दैट इज द एवरेज वैल्यू of that alternating current for the half cycle and that will be 2 divided by pi into I naught. क्लियर होगी बात. और यदि आप लोग इसको और सॉल्व करोगे तो आप लोग पाओगे कि दैट इज 0.637 इंटू आई नॉट. दैट इज द एवरेज वैल्यू फॉर दैट अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल. और फुल साइकिल के लिए दैट वैल्यू विल बी 0. आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि एवरेज वैल्यू for the full cycle for that alternating current will be 0 and for half cycle that is 0.637 I naught and 2 divided by pi into I naught. क्लियर है. एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ. और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है. मैं वैल्यू बता देता हूँ आप लोगों को पहले ही. उसकी वैल्यू होती है दैट इज 0.707 इंटू आई नॉट एंड आई नॉट इज दी peak value, that is the maximum value, that is the amplitude of that alternating current. आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ. टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट गो आउटसाइड, जस्ट स्टे एट होम. बिकॉज आज तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है इस कोविड-19 की वजह से, बहुत ज़्यादा. आज हमारे देश के अंदर लगभग 5 लाख केसेज हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से. लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि जो ठीक होने का जो एवरेज है, जो औसत है, दैट विल क्रॉस 55%. वो 55% से आगे निकल चुका है फॉर आवर कंट्री. तो दैट इज़ द गुड न्यूज़ आल्सो. बट फिर भी हमें सेफ़ रहना है, सुरक्षित रहना है. तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए. थैंक यू वेरी मच.